सो हेलो फर्स्ट ईयर्स, आज हम लोग फोर्सेप स्टार्टर्स कॉन्टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम लोग बोलो कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए आज। थ्री क्वेश्चंस कर दे। फोर डीप थ्री के ना। नहीं, डीप फोर। ओके भैया फाइन। चार और क्वेश्चन। बाकी लोग कितना किए कैसे? ठीक है देन सॉल्यूशन के लिए अप्रोच करते हैं। स्क्रीन विजिबल। हेलो। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है मैक्सिमम स्लैम्स। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि Sheffield is a professional tennis player, and his aim is to win more Grand Slams than anyone ever has. Currently, Shef has won X Grand Slams in total, and Shef needs to win at least 25 Grand Slams in total to break the record for the most total wins. And every year, there are exactly 4 Grand Slams. Assuming Shef is skilled enough to always win a Grand Slam, what's the minimum number of years Shef needs to break the record? सो हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है कि हमारे पास डेटा गिवन है यहाँ पर कि मुझे एटलीस्ट 25 ग्रैंड स्लैम्स मुझे लाना है। तो मिनिमम केस में मुझे 25 स्लैम्स लाना है, एंड हमारा हर एक साल में मुझे चार स्लैम्स मिल सकता है। तो एंड देन सेफ के पास पहले से एक स्लैम्स है। तो ये तीन डेटा गिवन है और हमें बोलना है कि हाँ शेफ को कितना मिनिमम ईयर स्पेंड करना है तो ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, लाइक 25 स्लैम्स कलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास पहले से एक स्लैम है एंड मुझे 25 चाहिए। तो रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास? 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स। ओके। एंड हमारे पास मिनिमम ईयर्स काउंट करना है। तो एंड इस साल में अगर चार मिल सकता है देन हमारे टोटल कितना ईयर लग सकता है? कोई बताओ। Am I audible? ओके देन हमारे पास अगर शेफ एक साल में चार स्लैम्स कलेक्ट कर सकता है और उसे चाहिए 25 माइनस एक्स टोटल स्लैम्स वो जीतने के लिए, तो वो कितना मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स लगेगा? कोई बताओ। 25 माइनस एक्स प्लस 3/4। हाँ, +3/4 क्योंकि लाइक नॉर्मल डिवाइडेड बाई 4 भी तो कर सकते थे। क्योंकि अगर एज केसेस के लिए वो करते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो ओ एच केसेस के लिए और एक
अप्रोच मैंने यूज़ किया है। तो बेसिकली हम अगर पहले से 25 माइनस एक्स बाई 4 यूज़ करते हैं तो उसमें क्या, सो हमें मिनिमम ईयर्स अगर पहले पकड़ लेते हैं, मिनिमम ईयर्स बेसिकली ऐसा रखते हैं। तो हमारे केस में कुछ इशू हो सकता है, लाइक इस केस में देख सकते हैं पहले से 0 है और उसे आप 25 चाहिए, तो उसे इस केस में हमारा 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6 ईयर्स हो जाएगा। तो हमें 6 ईयर्स तो नहीं चाहिए, तो 6 ईयर्स में मुझे 24 स्लैम्स होगा। तो इस केस को हमें और एक ईयर चाहिए, इसके लिए 7 आंसर होगा। तो उसको नॉलिफाई करने के लिए मैंने अप्रोच लिया है फ्लोट वेरिएबल लूँगा। तो फ्लोट वेरिएबल में अगर एक्स को मैं लूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो, फ्लोट वेरिएबल में अगर एक्स को मैं लूँ, देन हमारा 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 फ्रैक्शन में आएगा। अगर और कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू का सीलिंग एक फंक्शन होता है, लाइक फ्लोर एंड सीलिंग। तो फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन क्या करता है, लाइक फ्लोर ऑफ 2.33 समथिंग होता है तो वो 2 को देता है, एंड अगर सीलिंग ऑफ 2.33 होता है तो वो मेरा 3 को देता है। लाइक नियर बाई लोअर इंटीजर देता है फ्लोर एंड नियर बाई हायर इंटीजर देता है सील, मतलब सीलिंग। तो इस केस में हम सीलिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो वो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उसका नियर बाई हायर इंटीजर लेगा। तो इस केस में सीलिंग का वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा ये पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। तो समझ में है? ये सॉल्यूशन हमारा, देख लो कैसे अप्रोच हुआ है। पहले एक फ्लोट वेरिएबल के इनपुट लिया है एंड उसको 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 का एक सीलिंग ले लिया है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, एक देख सकते हो। करेक्ट आंसर आ रहा है, ओके। समझ में आया सबको? ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रोसीड करते हैं, हमारा नंबर रिडक्शन। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमारे शेफ के पास पहले इंटीजर एक्स गिवन है। तो उसमें ही कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस टू इट, हाउएवर मेनी टाइम्स ही लाइक्स एंड इन एनी ऑर्डर। इफ एक्स ग्रेटर देन 3, subtract 3 from x, and if x is even, divide x by 2. And we have to find the minimal possible value x can take after performing the given operations several times. ओके, एंड हमारे पास इनपुट क्या गिवन है, पहले टी टेस्ट केसेस गिवन है एंड उसके बाद हमारा एक्स गिवन है इनपुट। तो इस केस में हमारा मिनिमल वैल्यू एक्स को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हम देख सकते हैं इनपुट एक टी टोटल टेस्ट केसेस है एंड गिवन इंटीजर एक्स गिवन है। तो उसमें दो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। अगर अगर एक्स इवन है तो एक्स को हम एक्स बाई 2 से कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। और अगर एक्स ग्रेटर देन 3 है तो हम उसे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 कर सकते हैं। फाइन, देन इस केस में हमें देखना पड़ेगा सबसे मिनिमम एक्स का वैल्यू कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि -3 एंड डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा छोटा होगा, ज़्यादा स्मॉलर हो जाएगा। तो इस केस में हर एक टेस्ट केसेस में जब रन करेंगे तो
एक्स को अगर इवन होगा तो हम डिवाइडेड बाई टू पहले कर लेंगे, तो ज़्यादा एक्स का एक स्मॉलर वैल्यू मिल जाएगा। एंड एंड अगर देन उसके बाद अगर ऐसे करते करते इवन को एंड एक्स को एक्स अगर ग्रेटर देन 3 रहेगा तो एक्स को हम -3 कर देंगे ताकि वो कंपैरेटिवली फिर से स्मॉलर हो जाए, और फाइनली जो एक्स का वैल्यू आएगा वो एक आएगा 1 से 3 के बीच में एक रेंज में आ जाएगा। लाइक इस कोड को हम ऐसे इम्प्लीमेंट करे हैं, हम देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, पहले एक्स का इनपुट ले रहे हैं एंड यहाँ पर व्हाइल एक्स ग्रेटर देन 3 कंडीशन रख रहे हैं। लाइक जब हम करेंगे एक एक डिवीजन को एक्स मॉड्यूलस 3 करके, हम इसको मॉड्यूलस 2 करके सॉरी, तो हम यहाँ पर इवन चेक कर रहे हैं, इधर इधर इवन चेक कर रहे हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करके। वो अगर इवन वैल्यू है क्या वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर देंगे, अगर इवन होगा तो हम एक्स डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ये ऑपरेशन इज सिमिलर टू एक्स इक्वल टू एक्स सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड उसके बाद हम करेंगे अगर x ग्रेटर देन 3 है तो x को हम x माइनस 3 से रिप्लेस करेंगे, x इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो ये करने के बाद ऐसे हम व्हाइल लूप लगा के करते जाएंगे जब तक x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। एंड उसके बाद अगर जब x का वैल्यू स्मॉलर देन 3 होगा तो उस केस में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 1 2 एंड 3। तो उस केस में तो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस केस में फिर से मिनिमाइजेशन पॉसिबल होगा x इक्वल टू 2 में। तो x इक्वल टू अगर 2 होता है तो उसको हम डिवाइड बाई 2 करके x इक्वल टू 1 x इक्वल टू फिर से 1 कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा अगेन मिनिमम होगा, इसलिए फिर से व्हाइल लूप के बाहर और एक बार चेक करेंगे अगर x इवन है क्या, तो फिर से हम x डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, अगर नहीं तो x को रिटर्न कर देंगे। तो ये अप्रोच से हम टेस्ट केसेस अगर स्टडी करें तो देख सकते हो यहाँ पर लाइक अगर x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू अगर 5 गिवन रहे, अगर x इक्वल टू पहले 5 रहे तो पहले हमारा व्हाइल लूप ऑपरेट होगा। तो व्हाइल लूप के अगर x पहले चेक करेंगे इवन है क्या, इवन रहेगा तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, इवन नहीं है x इक्वल टू 5 हम देख सकते हैं लाइक। एंड देन यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है तो हम यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 होने की वजह से x को x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 केस में हमारा ये व्हाइल लूप ब्रेक कर रहा है, तो सॉरी ये व्हाइल लूप ब्रेक कर रहा है क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। तो व्हाइल लूप ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि x इवन है, तो x को फिर से हम डिवाइडेड बाई 2 कर ले रहे हैं। तो 1 मिनिमम आंसर आ रहा है, तो इधर 1 मिनिमम आंसर आ रहा है, तो ये सबमिट करके देख सकते हैं। या ठीक है, देन ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। ओके, हाँ थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं क्या। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक एरे गिवन है, एरे बी, तो उसका लेंथ है m एंड वी हैव टू डिफाइन f ऑफ b एज फॉलोज, इनिशियल स्कोर इक्वल टू 0 एंड परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन m माइनस 1 टाइम्स एंड चूज एन इंडेक्स i, एंड जो i का वैल्यू 1 एंड लेस देन b का टोटल लेंथ होगा, and add minimum of bi and bi plus 1 to score and delete the maximum of bi and b plus 1 from b. This reduces the length of b by exactly 1, and जो जब होगा डिलीट कर देंगे तो लेंथ एक घट जाएगा। एंड एफ ऑफ बी जो फाइनल ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा बी एरे में, क्योंकि m माइनस 1 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं और m लेंथ का एरे है। सो यहाँ पर एफ ऑफ बी का जो फाइनल स्कोर होगा उसे हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पहले पास एक एरे गिवन है ए एन एन का, तो यही हमारे पास क्यू अपडेट होगा, ये मेन एक एरे का ऑपरेशन है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में उस एरे को बार बार अपडेट होगा क्यू टाइम्स यहाँ पर। तो एक एरे एन गिवन होगा और उसमें क्यू अपडेट्स होगा। ओके, एंड एक एक अपडेट में क्या होगा कि दो इंटीजर गिवन रहेगा आई एंड एक्स, तो वहाँ पर ए ऑफ आई को हमें एक्स सेट करना है और फिर से हमें एफ ऑफ ए का वैल्यू ऑपरेट करना है इस प्रोसीड्यूर से, इस प्रोसीड्यूर से हमें ये स्कोर निकालना है। तो
पहले हमारा इनपुट टी एंड एन एंड क्यू गिवन है, एंड इनपुट में पहले इनिशियल एलिमेंट सारे गिवन रहेगा, एंड क्यू लाइंस पे क्यू अपडेट्स होगा, तो ए आई इक्वल टू एक्स सेट हो जाएगा। तो ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पर। हम्म, एक टेस्ट केस लेकर स्टडी करते हैं इसको। पहले हमारे पास एरे गिवन है ए इक्वल टू 3 2 1 3। ओके, तो एरे 3 2 1 3 गिवन है, तो इसमें हमें पहले स्कोर डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो स्कोर डिटरमाइन, सपोज इस केस में हमें स्कोर डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर दो- तो हमें मिनिमम एलिमेंट निकलना है। तो पहले दो में से 3 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? 2 है। तो स्कोर स्कोर पहले 2 होगा और 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे 3 हट जाएगा। ओके, देन 2 और 1 में से हमें मिनिमम है 1। तो ये इसमें स्कोर में हमारा, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर स्कोर पहले 3 था, तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर फिर से 2 और 1, तो 2 हट जाएगा इधर से। एंड फिर 1 और 3 में से हमें मिनिमम ऐड करना होगा, तो 3 + 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर। एंड तो हमारा 3 एलिमिनेट हो जाएगा, और एरे में लास्ट में 1 बच जाएगा। यहाँ पर पहले 2 एलिमिनेट, इधर 2 एलिमिनेट हो जाएगा, इधर 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले केस में हमारा स्कोर 4 रहेगा। तो और इसे अपडेशन का जो पॉलिसी है, तो यहाँ पर पहले इंडेक्स में 4 3 2 एंड 4 का 1 करना है अपडेशन का। ओके, यहाँ पर पहला वैल्यू को 3 2 1 3 था हमारा, तो इसका एरे जब लूँगा, तो इस केस में हमारा आ, तो एरे ए का नेक्स्ट टाइम वैल्यू होगा 4 2 1 3। तो इस केस में भी सिमिलर देख सकते हैं। तो स्कोर पहले क्या होगा? स्कोर पहले रहेगा यहाँ पर 4 और 2 में, स्कोर तो पहले 0 है, तो 4 और 2 में से हम यहाँ पर मिनिमम क्या है? 2 है, तो 2 स्कोर में ऐड हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 4 हट जाएगा ऐसे। देन 2 और 1 में से मिनिमम कितना है? 1, तो 1 ऐड हो जाएगा एंड स्कोर 3 हो जाएगा। देन 1 एंड 3 में से 1 मिनिमम है, देन फिर से ये स्कोर 4 हो रहा है। तो ऐसे अप्रोच करना है हमें, और एर में लास्ट में हमारा यहाँ पर क्या 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 बच जाएगा? यहाँ पर 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 एलिमिनेट हो जाएगा, और 1 बच जाएगा। तो इस केस में हमारा ऐप कोड देख सकते हैं कि यहाँ पर एक, हाँ, तो हम एक लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे इस केस में। ये लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या करेगा? लैम्डा फंक्शन एक-एक इंडेक्स का जो मिनिमम ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस 1 का जो मिनिमम है दोनों का, उन दोनों को में से मिनिमम को स्टोर करेगा। और अगर ये कंडीशन है, क्योंकि हमारा एरे 1 एंड n के बीच में रहना चाहिए, तो i इक्वल टू 0 के लिए हमें लैम्डा फंक्शन का वैल्यू 0 होना होगा। तो ये एक लैम्डा फंक्शन ले लेंगे। तो इस केस में हमारा लैम्डा 4 और 2 में से मिनिमम 2, एंड देन 2 और 1 में से 1, एंड हिज लास्ट में 1 और 3 में से 1 है। ओके,
तो इस लैम्डा फंक्शन का कोड कैसे करें, तो कोई यहाँ पर पहले हम कर रहे हर एक लैम्डा फंक्शन के ऊपर से ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंड जो फाइनल जो आंसर है उसके साथ मैं लैम्डा फंक्शन का मिनिमम जो वैल्यू है उसको ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सिक्यूटिव 2 एलिमेंट का मिनिमम स्टोर करके ही हमें फाइनली जो स्कोर आ रहा है उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो इस एक एक केस में हम क्या कर रहे हैं, जब अपडेशन हो रहा है तो हम वो वाला इंडेक्स जिस इंडेक्स में अपडेशन हो रहा है उसके पिछले वाला इंडेक्स का यहाँ पर वो वाला वैल्यू मिनिमम इंडेक्स से रिमूव कर रहे हैं, एंड देन इसे सेट करने के बाद फिर से उसे ऐड कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक कैसे रहा है, लाइक पहला वाला केस में जब 2 1 1 था तो और 3 2 1 3 एरे था, तो उस केस में अपडेट होने के बाद क्या हुआ, तो इस केस में स्कोर पहले से हमारे पास 4 था, और जब आफ्टर अपडेशन स्कोर तो पहले हमारा 2 1 1 था, तो हम फर्स्ट इंडेक्स में एडिट किए हैं, तो हमारा इंडेक्स नंबर 0 एंड इंडेक्स नंबर 1 का मिनिमम वैल्यू रिमूव होगा, तो 4 - 0 होगा एंड देन 4 - 2 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू 2 हो जा रहा है, एंड देन जब हम a ऑफ 1 इक्वल टू 4 सेट कर रहे हैं, तो उसके बाद स्कोर में 2 प्लस इसका 0th इंडेक्स ऐड हो रहा है, एंड फिर से इसका फर्स्ट इंडेक्स ऐड हो रहा है, तो इसमें तो फाइनल स्कोर क्या आ रहा है, 2 + 0 + 2 = 4। तो इस अप्रोच में हमारा बाकी सारे सेट्स भी वर्किंग होगा, लेकिन बाकी अपडेशन में यहाँ पर क्यू अपडेशन है, तो इस केस में देख सकते हैं कि इंडेक्स एंड एक्स ऐसा अप्रोच हो रहा है, और फाइनल जो फंक्शन का वैल्यू है ये सेट करने के बाद फिर से मिनिमम इंडेक्स में इंडेक्स -1 एंड इंडेक्स को ऐड हो जा रहा है, एंड फाइनल जो स्कोर है आउटपुट दे रहा है। ये अप्रोच को सबमिट करके देखते हैं ये कोड को। ओके, ठीक है, देन ये अप्रोच समझ में आया। तो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट गौरव समझाएगा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन से। ओके, Okay, just a second. So is it visible? Okay, then let's start. So our first question is lights on. Let's read the problem. So basically इस प्रॉब्लम में दिया क्या है, you have given a arrays A of size n, which is size of 100 की constraints है, like size जो array का size है वो 100 होगा, and sorry, not array, a string is given basically, and उस string में if the character is 0, which में basically यहाँ पे ये सारे lights represent कर रहे हैं, 1 means light is on and 0 means light is off। एक जो लाइट है वो अपने इंडेक्स को लाइट कर सकता है, और आइदर अपने से पीछे वाले विच इज i-1, और या फिर i+1, या फिर लेफ्ट या राइट एक तरफ लाइट पॉइंट करता है और खुद और अपने एडजेसेंट सेल को लाइट अप करता है। तो तुम्हें क्या बताना है कि तुम्हें जो एरे गिवन है और तुम्हें जो लाइट्स गिवन है, क्या तुम उन लाइट्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि पूरा का पूरा एरे ही लाइट अप हो जाए। सो क्या ये क्वेश्चन किसी से हुआ था ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट?
भैया हुआ ओके, तो नहीं। एक मैंने चीज सोचा था, अगर हम लोग वो इम्प्लीमेंट कर सकें। बताओ जरा। अगर हम लोग एक स्टैक लें और उसमें 0 1 या 1 0 पेयर मिले, तो वो मतलब वो पार्ट हटा दे। मतलब अगर 0 है स्टैक में और 1 आया तो 0 पॉप कर देंगे। या फिर अगर 1 1 है तो एक सिर्फ 1 छोड़े वहां पे। तो वैसा करके प्रोसीड करने से लास्ट में अगर स्टैक एम्प्टी रहेगा तो यस होगा, या फिर स्टैक का टॉप सिर्फ 1 रहेगा तो यस होगा। नहीं तो दूसरे केसेस में नो ही होगा। तो मैंने ये सोचा था अभी, मतलब कोड प्योरली सही तो नहीं था, पर इतना ही था। नहीं, हाँ, उस वे में कर सकते हो, बट मेरे पास एक और भी इजी वे है उसको, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि यहाँ कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे हैं, तो तुम लिटरली कुछ भी लगा सकते हो, एन स्क्वायर एन क्यूब कुछ भी, राइट। तो जो मेरा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसमें मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। ओके। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग काउंट, काउंट वेरिएबल जो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ बल्ब्स। नंबर ऑफ बल्ब्स क्या है? जितने सारे वन वाले कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो अगर मेरे पास एरे का साइज 1 है, तो मुझे एटलीस्ट सीलिंग ऑफ एन बाई टू लाइट्स चाहिए। क्योंकि अगर एरे का साइज 4 है तो मुझे एटलीस्ट 2 बल्ब चाहिए, क्योंकि एक बल्ब एट मैक्स 2 सेल को लाइट अप कर सकता है। बट यहाँ पे सीलिंग इसलिए यूज कर रहे हैं वो ऑड केसेस को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल एरे का साइज 5 है तो तुम्हें 3 बल्ब चाहिए, ना कि 2। समझते हो ना? 2.5 है तो 3 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास बल्ब की जो कैपेसिटी है, लाइक जो टोटल बल्ब नीडेड है, विच इज सीलिंग ऑफ एन बाई टू, वो अगर काउंट से ज़्यादा है तो मैं वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इट्स लाइक वेरी सिंपल। अगर ये केस अगर फॉल्स नहीं जाता है, मतलब मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बल्ब्स है, तो अब मेरा टास्क क्या है कि मैं उसे डायरेक्शन दे देता हूँ कि मुझे लेफ्ट करना है या राइट करना है। तो ये फॉर लूप है। अब ये मैंने एरे ए ले लिया, विच इज इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ सारे लाइट बल्ब ऑफ है। ओके। उसके बाद मैं स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग का करंट कैरेक्टर 0 है, विच इज यहाँ पे लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर लाइट एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली हायर इंडेक्स पर जाना है। ओके। और अगर ये इफ कंडीशन फेल कर रहा है, तो मैं ऐसे केस में आता हूँ जहाँ पे, ऐसे सेल में आता हूँ जहाँ मेरे पास बल्ब है, और अगर इसमें मेरे पास बल्ब है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ओके। और अब क्योंकि मैं इसे ऑन कर चुका हूँ, तो मुझे चेक करना है कि अब मुझे लेफ्ट की तरफ से फेस कराना है या राइट की तरफ, लेफ्ट या राइट। तो इंडेक्स आई को मैंने हैंडल कर दिया है कि मुझे हमेशा ही लेफ्ट वाले को ही लाइट कराना होगा। राइट राइट आई मीन राइट की तरफ ही उसे फेस कराना होगा, है ना, क्योंकि वो लास्ट फर्स्ट इंडेक्स है। तो मुझे हमेशा फर्स्ट इंडेक्स को ही वो लाइट कर पाएगा। सिमिलरली आई इक्वल्स टू एन माइनस वन के लिए मैंने अलग से हैंडल किया, क्योंकि उसके राइट में तो कोई सेल नहीं है, तो वो सिंपली अपने लेफ्ट वाले को लाइट अप कर देगा। बट इन केस जो मिडिल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा पीछे वाला सेल एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो ऑफ है। अगर वो ऑफ है तो मैं उसे ऑन कर देता हूँ और आगे चला जाता हूँ। इन केस अगर इफ कंडीशन फेल होता है, एल्स में आता हूँ। एल्स में आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? या तो मेरे पीछे सेल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर सेल एग्जिस्ट कर भी रहा है तो वो ऑलरेडी लिट अप है, तो मुझे उसकी तरफ डायरेक्शन करने की नीड ही नहीं है। मैं सिंपली राइट की तरफ डायरेक्ट कर दूंगा और अपने राइट वाले सेल को ऑन कर दूंगा। इस वे में सारे के सारे बल्ब्स को मैं एक एक करके पिक करता हूँ, उसका डायरेक्शन देता हूँ ग्रेडियली, और और सब कुछ करने के बाद ये टोटल पता है क्या, ये टोटल वेरिएबल पता है क्या स्टोर कर रहा है? वो बेसिकली नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहा है इस एरे ए का, वेक्टर ए का। और वन रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑन है ऑफ है। अगर सारे के सारे सेल ऑन है तो टोटल का वैल्यू एग्जैक्टली एन होना चाहिए, है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ, टोटल इक्वल्स अक्यूमुलेट ऑल ऑफ ए, 0 में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑन सेल्स आ जाते हैं। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑन सेल्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, जो कि मेरा कंडीशन है क्वेश्चन में। और यही मेरा बूलियन वैल्यू रिटर्न हो जाता है, और फंक्शन के हिसाब से यस और नो प्रिंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मतलब इसमें किसी को कुछ पूछना है?
सॉरी आई मीन थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था मेरे साइड से। पूछ सकते हो कोई डाउट अगर है तो, इन केस अगर नहीं है तो थम्स अप रिएक्ट कर दो, मैं अगले क्वेश्चन में जंप कर दूँगा। अच्छा ठीक है। ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेट। पैरेट का मतलब क्या है कि तुम्हें बेसिकली अगेन पहले इनपुट देख लेते हैं, इनपुट फॉर्मेट क्या है। तुम्हें हर एक टेस्ट केसेस 3 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, और हर एक टेस्ट केस के लिए तुम्हें इनिशियली एन और एक्स गिवन है। एन क्या है, जो साइज ऑफ द वेक्टर है जो तुम्हें मिलने वाला है। दो वेक्टर्स मिलेंगे तुम्हें। वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है डॉजिंग डॉजिंग द अटैक। मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन में एक बेसिकली शेफ एक बॉस से फाइट कर रहा होता है, और बॉस टोटल एन अटैक्स करता है। द बॉस परफॉर्म एन अटैक्स इन ऑर्डर एंड ईच अटैक कैन आइदर बी डॉज और पैरिड। तो अगर तुम डॉज कर रहे हो तो तुम्हारा जो स्किल लेवल है विच इज इनिशियली एक्स तुम्हें इनपुट में गिवन होगा। तो अगर तुम्हारा स्किल लेवल विच इज लेस देन ए आई मीन्स करंट अटैक का आइथ अटैक का डॉजिंग पावर है ए ऑफ आई। अगर तुम्हारा जो स्किल है वो डॉजिंग ए ऑफ आई से ही कम है तो तुम उसके अटैक को डॉज तक नहीं कर पाओगे एंड यू विल लूज द फाइट। इन केस अगर तुम अगर तुम उसके अटैक को डॉज नहीं करना चाहते हो, उसे पैरी करना चाहते हो, नंबर ऑफ पैरी जिसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो तुम रिडली वही चाहोगे कि तुम हमेशा अटैक को पैरी करो। तो उसका कंडीशन ये है कि जो बी ऑफ आई तुम्हारा जो स्किल लेवल है वो बी ऑफ आई से ज़्यादा होना चाहिए। अगर तुम कर सकते हो तो तुम कर दो, लेकिन अगर तुम कर दी तो तुम्हारा स्किल लेवल डिक्रीजेस बाय 1। the skill level is decreased by 1 and the attack is parry। तो तुम्हारा जो पैरी काउंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट इन केस तुम अटैक को डॉज तो कर सकते हो, मतलब तुम्हारा जो स्किल लेवल है वो ए ऑफ आई से तो ज़्यादा है, बट तुम उसे पैरी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तुम्हें सिंपली उसे डॉज करना है और तुम्हारा स्किल लेवल बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन का ओवरव्यू था। और इनपुट में तुम्हें पहले तो एन और एक्स, एन तुम्हारा वेक्टर का साइज और एक्स तुम्हारा इनिशियल स्किल लेवल, जो तुम्हारे एन फाइट से एन नंबर ऑफ फाइट से इनिशियल जो पहले जो तुम्हें मिल रहा है। और वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है हर एक अटैक का डॉजिंग स्किल, मतलब एटलीस्ट इतना स्किल तुम्हारा होना चाहिए कि तुम इस अटैक को डॉज कर पाओ। और बी ऑफ आई तुम्हें तो बताया ऊपर कि अगर तुम उस अटैक को पैरी करना चाहते हो तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए तुम्हारा स्किल। Let's see the constraint. The constraint is again the 2 into 10 to the power 5, मतलब इसमें you cannot do n square approach। तुम्हें either लीनियर में करना होगा या तो n log n में करना होगा। तो ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा या सॉल्व किया या सॉल्व करने की कोशिश की? किसी ने भी? नहीं, किसी ने रीड भी नहीं किया क्या ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट या फिर आफ्टर द कॉन्टेस्ट? भैया पढ़ा था पर कोई अप्रोच तब दिमाग में नहीं आया। अच्छा, मतलब क्वेश्चन तो क्लियर हुआ था ना? हाँ भैया। देखो ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम और ग्रीडी अप्रोच है। मतलब तुम्हें खुद से इसको सॉल्व करने का कोई स्पेसिफिक टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हें खुद से ही सोचना पड़ेगा और थोड़ा बहुत ग्रीडी आइडिया लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम सारे अटैक एटलीस्ट डॉज भी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें गेम विन करना है तुम्हें सारे अटैक्स को डॉज करना पड़ेगा। जो लेकिन क्वेश्चन में वो कंसेंट गिवन है ऑलरेडी कि
मैक्स ऑफ ए आई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। मतलब तुम अगर चाहो तो एटलीस्ट सारे के सारे अटैक्स डॉज तो कर सकते हो, तुम गेम जीत भी जाओगे, बट पैरी काउंट तुम्हारा जीरो होगा जो कि तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें पैरी काउंट को मैक्सिमाइज करना है। तो तुम हमेशा चाहोगे कि मैं किसी, अगर मैं पैरी कर सकता हूँ, मतलब अगर मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी ऑफ आई, मतलब मैं पैरी कर सकता हूँ, मैं पैरी कर दूंगा, बट उससे मेरा करंट स्किल लेवल डिक्रीज हो जाता है वन, जिसके मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मैं फ्यूचर में हो सकता है कोई अटैक डॉज भी ना कर पाऊँ, उससे मैं गेम हार जाऊंगा, या फिर फ्यूचर में कोई और भी अटैक को पैरी ना कर पाऊँ। तो, तो मुझे क्या लाइक किस वे में इसे सोचना चाहिए कि मैं, क्या मैं ये अटैक को अगर डॉज लाइक पैरी कर सकता हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। अगर कर रहा हूँ तो मेरा स्किल लेवल मतलब डाउन जा रहा है। सो लाइक कोई भी अप्रोच अगर माइंड में आ रहा हो, ब्रूट फोर्स भी बता दो, लाइक कोई भी एन स्क्वायर एन क्यूब जो भी माइंड में आ रहा हो। अर्घा जी तुमने पढ़ा था ना ये क्वेश्चन? हाँ भैया। तो लाइक कोई भी अप्रोच लाइक अभी हिट कर रहा है, या फिर उस टाइम किया था, या फिर मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूँ? लाइक हर इंडेक्स के लिए हम मतलब पैरी करके देखेंगे, अगर वो मतलब अनडॉजेबल हो जाता है तो फिर पैरी नहीं करेंगे ऐसा। लाइक स्किल लेवल कभी भी डॉज वाले लेवल से कम नहीं होना चाहिए हर इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने कौन-कौन सा टेक्निक यूज़ की है, ये बेसिकली ये अगेन ये भी एक कंस्ट्रक्टिव वे से होगा, इसको करने का कोई पर्टिकुलर टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हें बस एक छोटी-सी चीज़ आनी चाहिए, प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज़ किया मैंने, लाइक उसका उल्टा सफिक्स सम यूज़ किया है। इसी टेक्निक से यूज़ करके मैं इसे करने वाला हूँ, बस वही यूज़ हुआ है इसमें, एंड रेस्ट इज़ जस्ट ग्रीडी एंड कंस्ट्रक्टिव। सो लेट्स सी द लॉजिक फर्स्ट। मान लो ये तुम्हारा इनिशियल एरे ए गिवन है, मतलब हर एक इंडेक्स पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स पे तुम्हारे एटलीस्ट एक्स की वैल्यू इतनी होनी ही चाहिए, तभी तुम इस अटैक को डॉज कर पाओगे। तो इन केस अगर तुम यहाँ पर हो फर्स्ट इंडेक्स पे, तो तुम्हारे एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना पड़ेगा। अगर तुम सेकंड इंडेक्स पे हो तो एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। इसी वे में हर एक इंडेक्स पे तुम्हारी एक्स की जो वैल्यूज है वो डॉजिंग पावर से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। तो तुम क्या करो, इन केस अगर करंटली तुम इस इंडेक्स पर हो और तुमने अटैक को लाइक इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे तुमने अटैक को पैरी कर लिया, और तुम्हारा एक्स का वैल्यू इनिशियली था 3, जो कि डिक्रीमेंट होकर 2 बन जाएगा, तो तुम यहाँ पर तो सर्वाइव कर लोगे, इस अटैक को तो डॉज कर लोगे, बट क्या तुम फ्यूचर में जाके अगेन किसी अटैक को डॉज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एक्स्ट्रा वैल्यू अभी करंट डॉजिंग डॉजिंग कैपेबिलिटी से नीचे जा रहा है। तो अगर तुम डॉज ही नहीं कर पा रहे हो तो पैरी करना तो दूर की बात है, क्योंकि क्वेश्चन में एक और कंस्ट्रेंट था, ए ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ आई। सॉरी, इट वाज लेस देन इक्वल टू बी। तो अगर तुम किसी भी इंडेक्स पे आते हो और अगर तुम्हारे पास, अगर तुम उस अटैक को डॉज ही नहीं कर पा रहे तो पैरी तो करना दूर की बात है और तुम वहीं पे हार जाओगे। तो तुम इस चीज़ को तुम कैसे हैंडल करोगे? तुम्हें फ्यूचर का भी सोच के रखना पड़ेगा कि मैं क्या इसे पैरी करूँ या ना करूँ? क्या मेरा डॉजिंग पावर इतना ना गिर जाए कि मैं फ्यूचर में किसी अटैक को डॉज करना तक ना कर पाऊँ? इसलिए मैं पीछे से मैक्सिमाइज़ करना शुरू करूँगा 1, और यहाँ 5 होगा क्योंकि 5 ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे फिर से मैं मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ। मैं बेसिकली रिवर्स रिवर्स कर रहा हूँ, और अब तक मुझे जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिला है मैं उस इंडेक्स को उससे मैक्सिमाइज़ कर दे रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो, अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ और मैं इस अटैक को डॉज कर पाऊंगा तो इससे मैं मेक श्योर हो जाऊंगा कि अगर इस अटैक को डॉज कर पा रहा हूँ तो मैं फ्यूचर में भी सारे अटैक्स को डॉज कर पाऊंगा, ये तो फिक्स है ना। तो इससे मैंने एटलीस्ट अपना एक चीज़ को क्लियर कर लिया कि अब मुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी, अगर मैं इसे डॉज कर पा रहा हूँ तो मैं फ्यूचर में भी डॉज कर लूँगा। ओके, लेकिन काम सिर्फ इससे नहीं बनेगा, मुझे एरे ए को फर्दर अपडेट करना पड़ेगा। और हर बार मैं ए ऑफ आई को
सेट करूँगा इनिशियली एक्स जो मुझे कुछ गिवन होगा कंस्ट्रेंट में ए ऑफ आई से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी अभी बताऊँगा। ये मेरा ए अरे ए का फाइनल अपडेशन है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना इन केस फॉर एग्जांपल इनिशियल मेरा एक्स के वैल्यू है इक्वल्स टू 7। अगर मेरा इनिशियल एक्स का वैल्यू 7 है तो मैं इस पर्टिकुलर अटैक को डॉज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस पर्टिकुलर अटैक को डॉज करना है तो मैं इससे पहले और कितने पैरी परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं इस इंडेक्स पर आया इनिशियली तो मैं इससे पहले सिर्फ 0 पैरी परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक भी पैरी परफॉर्म कर दिया तो मैं इसे डॉज ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्स का वैल्यू 6 बन जाएगा और 6 इज लेस देन 6 7, तो ये मैं अटैक डॉज ही नहीं कर सकता। तो मैं 0 पैरी परफॉर्म कर सकता हूँ। बट मैं जब इस इंडेक्स पर आया तो मैं कितने पैरी परफॉर्म कर सकता हूँ, लाइक एटलीस्ट 5 मेरी स्किल होनी ही चाहिए और इनिशियली 7 था, तो मैं इस इंडेक्स से पहले 2 पैरी परफॉर्म कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ भी 2 और यहाँ पे 6 पैरी, क्योंकि अगर मैं 2 से ज़्यादा पैरी यहाँ परफॉर्म कर देता हूँ, इन केस 3 पैरी मैंने परफॉर्म कर दिया तो एक्स का वैल्यू 7 माइनस 3 विच इज 4, तो 4 से यहाँ मैं इस इंडेक्स तक भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो फ्यूचर में दूर की बात है। इसी वे में होते होगा कोड में निकालना ईजी रहेगा। ये मेरा हर एक टेस्ट केस का ये मैंने एन और एक्स को हैंडल किया, यहाँ पे इनपुट लिया और सिमिलरली ए और बी को इनपुट लिया यहाँ पे रूट वेक्टर फंक्शन से, और मैंने वही सफिक्स इसे सफिक्स एरे में कन्वर्ट कर दिया, लाइक रिवर्स लूप लगा के n-2 से 0 तक, और देन ए ऑफ आई को मॉडिफाई कर दिया एक्स ऑफ ए ऑफ आई से। मतलब मैं पर्टिकुलर ए सिंटेक्स पर हूँ तो एटलीस्ट ए ऑफ आई पैरी मतलब एट मैक्स ए ऑफ आई पैरी मैं कर सकता हूँ करंट इंडेक्स से आने से पहले। एक बार अगर मेरा ए एरे मॉडिफाई हो गया तो उसके बाद मुझे बस सिंपली बस एरे में एक लूप लगा के चेक करना है, और मैं क्या चेक करूँगा, करंट मैक्स में रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं आंसर इनिशियली 0 सेट कर दिया क्योंकि इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। तो यहाँ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना स्किल लेवल मेरा होना चाहिए और कितना पैरी मैंने इनिशियली परफॉर्म कर दिया है, लाइक कितना पैरी मुझे अलाउड है और मैंने कितना कर दिया है। अगर मैंने जितना पैरी कर दिया वो मेरे अलाउड से ज़्यादा हो जाता तो डिफरेंस मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और इन केस अगर मेरा डिफरेंस नेगेटिव हो गया तो मुझे अपने से पहले इंडेक्सेस से जहाँ पे मैंने कहीं भी पैरी अगर परफॉर्म किया होगा तो मुझे उस चीज़ को वापस लाइक नलीफाई करना होगा, लाइक मैं उस पैरी को डिसकंटिन्यू कर दूंगा और मैं इंस्टेड उसे डॉज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इंडेक्स पे आया और मेरा करंट मैंने लाइक क्योंकि मुझे एट मैक्स 2 पैरी करना परफॉर्म था, सपोज इस इंडेक्स पे आने थे मुझे 2 पैरी करना अलाउड था और मैंने इनकेस 3 बार इससे पहले इंडेक्सेस को पैरी करके रखा हुआ है, तो मुझे समहाउ कैसे भी करके अपने पिछले इंडेक्सेस से जाके मुझे किसी न किसी को अनपैरी करके डॉज करना होगा, तो ही मैं इस इंडेक्स को सर्वाइव कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने करंट मैक्स को ए ऑफ आई कर दिया कि मैं इतना अलाउ इस इंडेक्स से फ्यूचर में जाने के लिए एटलीस्ट इतना मेरे पास स्किल होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना मिनिमम एट मैक्स इतना पैरी मैं कर सकता हूँ, और अगर मैंने इतना पैरी कर रखा है तो सम स्किल में गेन कर लूँगा, क्योंकि ये डिफरेंस नेगेटिव है, राइट। दिस डिफरेंस इज नेगेटिव। अगर मैं माइनस इक्वल्स टू कर रहा हूँ इसका मतलब मैं
लाइक स्किल मैं गेन कर रहा हूँ। तो लाइक हर एक इंडेक्स पे इसी वे में अगर जब जब डिफरेंस नेगेटिव आएगा, मैं अपने से पीछे वाले इंडेक्सेस से उस सेम सेम पैरी को रिटर्न करके अपना स्किल लेवल बढ़ाता रहूँगा, ताकि मैं एटलीस्ट इस इंडेक्स को सर्वाइव कर सकूँ। और अगर मैं इस एक बार इस इंडेक्स को सर्वाइव कर गया, तो मुझे चेक करना है कि क्या मैं, अगर मैं इस इंडेक्स को सर्वाइव कर लिया, मतलब इस इंडेक्स को मैंने डॉज कर लिया, तो मुझे बस इसे पैरी करना है। और पैरी करने का कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ऑफ आई है, तो ही मैं इसे पैरी कर पाऊंगा। और अगर मैंने पैरी कर लिया, तो मेरा मैक्स काउंट प्लस प्लस होगा और मेरा स्किल जो है डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसी वे में बस मुझे कुछ नहीं, बस लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो बस पूरा एरे को ट्रेवर्स करना है। और एक बार ट्रेवर्स होकर मेरा जो कंडीशन के हिसाब से करंट मैक्स जो है मॉडिफाई हो जाएगा, और मैं सिंपली इसे रिटर्न कर दूँगा। मैं चाहूँ तो एक बार मैं इसे run भी करा देता हूँ। सो ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन था। मे बी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लाइक तुम लोगों के लिए, अभी के लिए। तो तुम लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हो। लाइक अगर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो मैं फर्दर क्वेश्चन पे जंप कर जाऊंगा, तो उसे तुम लोग एटलीस्ट थम्स कर दिया करो। ओके फाइन, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तुम लोगों का फाइनल क्वेश्चन होगा, सब्सीक्वेंट सॉर्ट। बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, बिट मैनिपुलेशन प्लस ग्रीडी। तुम लोगों में से किसको किसको बिट मैनिपुलेशन का आइडिया है? लाइक बिट मैनिपुलेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कि कर रखे हैं? अच्छा, बस तुम नहीं किया है। एनीवेज मैं बता दे रहा हूँ। तो ये लाइक बिट मैनिपुलेशन का लाइक बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन तो नहीं है। लाइक अगर किसी ने बिट मैनिपुलेशन का थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, बट देख लो। तो क्वेश्चन में गिवन है शेफ एज एन एरे ए ऑफ एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, जीरो हो सकता है। और तुम्हें इस एरे पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 100 ऑपरेशन कर दिए, तो उसमें से जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, उसमें मेरे पास दो चॉइसेस है। आइदर सबको ऐसे अनचेंज छोड़ दूं, मैं एरे को अनचेंज रख दूं, और या तो एरे के हर एक एलिमेंट के लिए, मैं किसी को स्किप नहीं कर सकता, हर एक एलिमेंट को ए ऑफ आई को मैं असाइन कर दूंगा ए ऑफ आई मॉड एक्स। फॉर एग्जांपल अगर आउट ऑफ 100 ऑपरेशन में अभी 50th ऑपरेशन पे हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पूरे एरे को अपडेट करना है, तो मैं एरे के हर एक एलिमेंट को ए ऑफ आई से रिप्लेस करके ए ऑफ आई और 50, सॉरी मैंने पहले मॉड बोल दिया था, ए ऑफ आई और 50 से रिप्लेस कर दूंगा। और ऑपरेशन का हमेशा एक प्रॉपर्टी है ना, या तो वो किसी एक एलिमेंट को या तो बढ़ा देगा या तो सेम रखेगा, किसी भी एलिमेंट को घटाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ए ऑफ आई को और कराया एक्स से, तो आइदर ए ऑफ आई या तो इंक्रीज होगा या तो सेम रह जाएगा। ये चीज़ है। तो मेरा टास्क क्या है क्वेश्चन में, कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस चूज करने हैं, मतलब एक्स का मिनिमम वैल्यू मुझे पता करना है। जो मेरा एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, लाइक काइंड ऑफ सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए, मैं बोलना चाहूँगा। तो मैं
फॉर एग्जांपल टेस्ट केस स्टडी कर लेते हैं पहले। क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा ये इनिशियली सॉर्टेड नहीं है, तो मुझे इसे सॉर्ट करना है, राइट। तो अगर मैं एक्स के वैल्यू 1 ले लेता हूँ और 1 से पूरा एरे को मॉडिफाई करता भी हूँ, तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लाइक अगर इनिशियली अगर मैं एक्स का वैल्यू एक्स से सबको और कर भी देता हूँ, तो पता है क्या होगा, ये जो 2 है ये 3 बन जाएगा, ये 1 1 का 1 रह जाएगा और 3 3 हो जाएगा, मतलब 3 1 3, मतलब सॉर्ट नहीं हुआ और करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 2 करता हूँ, सबसे मॉड कर जाता हूँ, तो इट विल बी 2 3 3 विच इज़ इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो तुम्हें तुम्हें 2 चीज़ करनी है, एक्स का वैल्यू मिनिमाइज़ करना है, और जो जो भी एक्स का वैल्यू मैंने सेट किया 1 से लेके एक्स तक, मुझे हर एक वैल्यू के लिए तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें एरे को मॉडिफाई करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो पूरे एरे को ही तुम्हें मॉडिफाई करना होगा, अगर नहीं करना है तो कुछ नहीं करना होगा। सो लाइक कोई भी इंट्यूशन हिट कर रहा है क्या इसे अप्रोच करने का, किसी को भी, कि मैं एक्स का वैल्यू को मिनिमाइज़ कैसे करूँ, और एक्स का वैल्यू अगर मिनिमाइज़ कर भी दिया, तो 1 से लेके एक्स तक जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें से कौन सा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है और कौन से ऑपरेशन को मुझे लीव कर देना है, ये सब मैं कैसे सोचूँ एक बार में। भैया हम लाइक बिट बाय बिट चेक करेंगे हर एक इंटीजर्स को, मतलब एरे के। और उसमें लाइक बिट मतलब मान लेते हैं 0th बिट में अगर बिट्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, तो फिर लाइक वो वाला बिट हमें सही करना पड़ेगा और मतलब और ऑपरेशन से। तो फिर लाइक एक्स का वैल्यू ऑलवेज पावर ऑफ 2, मतलब 2 का कोई पावर होगा, जिससे कि मतलब हम कोई एक बिट को मतलब सेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम हमको लाइक 0 से मैं मतलब मान लेते हैं 0th बिट से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं सेट करता गया, अभी लास्ट में जो बिट बचेगा वही वाला मेरा आंसर होगा। मतलब मैं आंसर पे अगर वो वाला बिट सही करना हो, तो फिर वो मैं आंसर पे अपडेट कर देता हूँ कि उस वाले बिट को सही करना पड़ेगा, तो फिर 2 टू द पावर ऑफ दैट बिट विल बी द आंसर। ओके देन आई अज्यूम कि तुमने ये क्वेश्चन कर लिया देन। हाँ भैया। हाँ ग्रेट। तो बेसिकली वो कह क्या रहा है ना, बाकियों से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इसमें ना देखो, मैं कोड दिखाता हूँ डायरेक्टली। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, और मैं हर एक इंडेक्स पे 1 से लेके मीन सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि यहाँ 1 है, तो मैं सेकेंड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जाता हूँ। और हर एक इंडेक्स के लिए मैं क्या चेक कर रहा हूँ फंक्शन में, लाइक मैंने इंडेक्स और ए को मैंने फंक्शन में भेजा, ये फंक्शन क्या करता है, करंट इंडेक्स मेरा ए ऑफ आई से, लाइक मेरा मैं करंट जिस इंडेक्स पर हूँ, और प्रीवियस मतलब मेरे से पहले वाला नंबर प्रेव, तो अगर करंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रेव है तो मैं जीरो रिटर्न कर दूंगा। लाइक मुझे कुछ और परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बड़ा है ग्रेडीली। इन केस प्रीवियस प्रीवियस जो है मेरा करंट से बड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, ये प्रीव बिट और करंट बिट एक्चुअली है कुछ नहीं, ये वेक्टर्स है और सेम नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। प्रेव और करंट के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने प्रेव बिट और करंट बिट में डाल दिए। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बस एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। यहाँ मैंने नंबर पास कर दिया और एक बिट्स का वेक्टर बना लिया जिसमें सारे बिट्स ऑफ है। यहाँ मैंने 33 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट था कि ए ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू 10 पावर 9, तो 33 बिट्स एनफ है सारे बिट्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो इस टेक्निक से मैं लाइक हर बार चेक कर रहा हूँ क्या ये नंबर ऑड है, तो मेरा करंट बिट लाइक जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ऑन हो जाएगा, और नंबर डिक्रीमेंट बाय 2 और हमें हायर इंडेक्स पे सेट हो जाऊंगा। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे मैंने पूरे के पूरे ये डेसिमल नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस करंट बिट और प्रीवियस बिट को चेक करना है, उस हाईएस्ट बिट को। क्योंकि अगर मेरा क्योंकि मेरा तुम्हें पता है करंट मेरा प्रेव से छोटा है, राइट। तो अगर मेरा करंट प्रेव से छोटा है तो ऐसा कोई ना कोई बिट तो होगा ही प्रेव के पास जो करंट में ऑफ है, तभी तो प्रेव मेरा बड़ा है ना करंट से, क्योंकि कोई ना कोई एक्स्ट्रा बिट है, हाईएस्ट बिट, जो प्रेव के पास ऑन है करंट के पास ऑफ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 7 का नंबर है तो 7 का रिप्रेजेंटेशन कैसा जाएगा पता है, 0 1 1 1। और अगर 8 है
8 का रिप्रेजेंटेशन जाएगा 1 0 0 0। तो मैं यहाँ से ट्रेवर्स कर रहा हूँ LSB से MSB तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। और मैं चेक कर रहा हूँ क्या जो करंट मेरा बिट है, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या जो मेरा करंट बिट है प्रीवियस का ये ऑन है और करंट का ऑफ है। सॉरी, प्रीवियस का ऑन है, करंट का ऑफ है। क्योंकि अगर प्रीवियस का ऑन है, करंट का ऑफ है, तो शायद यही वो बिट हो सकता है जिसकी वजह से मेरा प्रीवियस जो है वो करंट से बड़ा है। तो मुझे एग्जैक्टली इसी बिट को करंट में जाके ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिट अगर ऑन हो गया तो करंट बिट जो है वो बड़ा हो जाएगा प्रीवियस बिट से। तो सिमिलरली मैं वो मैक्सिमम बिट ढूंढता हूँ 0 से लेकर 33 तक, जिसमें मेरा प्रीवियस बिट ऑन हो और करंट बिट ऑफ हो, ताकि मुझे एक्स का वो वैल्यू मिल जाए। और एक्स का वैल्यू हमेशा 2 का पावर समथिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बाइनरी में जा रहा है। जिस भी इंडेक्स पर मैं हूँ, अगर i इक्वल्स टू 3 है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। से तो अगर मेरा थर्ड इंडेक्स जो है, जो मेरा करंट में ऑफ है बट प्रीवियस में ऑन है, तो मुझे एटलीस्ट ये नंबर चाहिए और कराने के लिए करंट के साथ, ताकि मेरा थर्ड बिट करंट में ऑन हो जाए और एटलीस्ट बराबर तो हो जाए प्रीवियस से, अगर बड़ा ना हो तो मैं ऐसे ही पूरे पूरे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ट्रेवर्स करता हूँ और वो हाईएस्ट बिट ढूंढ के निकालता हूँ तो मुझे ऑन करना है और मैं रिटर्न कर दूंगा। और इसी वे में मैं पूरा एरे को ट्रेवर्स करता हूँ, चेक करता हूँ कि मैं जो करंट इंडेक्स है वो प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं बड़ा हो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैक्सिमम किस बिट को मुझे ऑन करना है, और मैं सिंपली उस बिट को ऑन कर देता हूँ और आंसर को मैक्सिमाइज कर देता हूँ उस चीज़ से, ताकि मेरे सारे पेयर जो है कवर अप हो जाए। हाँ, तो लाइक किसी को कुछ पूछना, किसी फंक्शन में डाउट हो या फिर लॉजिक में। हाँ, कुछ कहना है रजू? नहीं, थैंक यू भैया, समझ आ गया। अच्छा, देन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए स्टार्टर्स की। तो अगर तुम्हें लाइक कोई भी जनरल डाउट भी अगर हो कि आज के कॉन्टेस्ट के बारे में, या फिर कोई भी जनरल डाउट तुम लोग पूछ सकते हो अगर है तो। Fine, then you want to leave the meeting. थैंक यू भैया। सब लोग चले गए ना? हाँ भाई। रिकॉर्ड कौन कर रहा था?